हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और आज की क्लास में हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है। तो इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड प्रोविजंस डिस्कस किए हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें पहले पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड भी इंक्लूडेड थे, बट अब पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अपने आप में एक अलग एक्ट बन चुके हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जो जनरल रूल्स बताता है, वो है सेक्शन 1 से 75 में। इस पार्ट में बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगी, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे, कौन से वॉइडेबल होंगे, कौन से वैलिड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसकी क्या रेमेडी होगी। सेकंड पार्ट है सेक्शन 124 से सेक्शन 238 में, जो डिस्कस करता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को, जैसे इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, ये सारे स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इन सेक्शंस में डिस्कस किए हुए हैं। ओके, so what is the meaning of a contract? As per section 2H of Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law is a contract. Okay, so agreement plus enforceability is equals to कॉन्ट्रैक्ट। सो इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि सारे अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सिर्फ वो अग्रीमेंट जो इन्फोर्स किए जा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इन्फोर्स का मतलब क्या होता है? इन्फोर्स का मतलब ये होता है कि आप लीगल रेमेडी ले सकते हो आप कोर्ट से, जिन अग्रीमेंट के ब्रीच पे या जिन अग्रीमेंट की टर्म्स अगर प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करती है कोई पार्टी, तो कोर्ट में लीगल रेमेडी ली जा सकती है। सिर्फ वो ही टाइप के अग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। ओके, सो व्हेन द लीगल रेमेडी मे बी टेकन इन अग्रीमेंट्स, देन दोज अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, टू अंडरस्टैंड कि अग्रीमेंट क्या होता है या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये समझा कि अग्रीमेंट जो है वो और कॉन्ट्रैक्ट जो हम जनरली सेम समझते हैं वो सेम है नहीं। सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। कुछ कुछ अग्रीमेंट्स जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी होती है, सिर्फ वो ही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टू अंडरस्टैंड अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन अदर टर्म्स एज वेल। तो उसमें हम सैम्पल के थ्रू, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे ए है, वो बी को कहता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट रुपीज 1 लाख रुपीज। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है वो बी को प्रपोजल दे रहा है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। एज पर सेक्शन 2A, व्हेन वन पर्सन, दैट इज अ सर्टेन पर्सन, ये जो इंसान है ये कोई सर्टेन होना चाहिए, ये सिग्निफाई करता है, दैट इज कम्युनिकेट करता है टू अनादर। ये टू अनादर जो है ये कोई एक इंसान भी हो सकता है या पब्लिक एट लार्ज को भी प्रपोजल दिया जा सकता है। सो व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट्स टू अनादर हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा कुछ करने की या कुछ ना करने की, टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। क्यों करता है वो अपनी विलिंगनेस शो कि कुछ भी एक्ट या ना एक्ट करने की या ना करने की, सो दैट ही में obtain his assent from the other person on such act or abstinence। जो प्रपोजल है वो इस इंटेंट से किया जा सकता है कि उस एक्ट या एब्सटिनेंस पे दूसरे इंसान की एसेंट ली जा सके। जब ऐसा हो रहा है तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे केस में देखते हैं, ए जो है वो बी को क्यों बोल रहा है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ताकि वो बी से एसेंट ले सके। बी कहे कि ओके, आई वांट टू परचेस, ठीक है मैं खरीद लूंगा तुम्हारी कार। तो यहाँ पे ए का इंटेंट क्या है कि वो बी को अपनी कार बेच दे, बी से एसेंट ले ले, बी से एक्सेप्टेंस ले ले। एक्सेप्टेंस लेना इज द पर्पस। ओके, जब बी कह देगा कि ओके आई विल बाय योर कार, तो क्या हो जाएगा, तो ये माना जाएगा कि बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल। एज पर सेक्शन 2B, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल मेड ही सिग्निफाइज हिज एसेंट। जब बी भी अपनी एसेंट जो है, अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट कर देगा क्योंकि आई वांट टू बाय, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल हो गया, प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है
तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ओके, जैसे कि सेक्शन 2 बी में दिया हुआ है, एन एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। सो अ प्रॉमिस, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। ओके, अब हमने इस केस में ये देखा था कि ए बी को ऑफर कर रहा है कि मैं अपनी कार 1 लाख रुपीज में बेचना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि जो प्रपोजल है उसको हम ऑफर भी बोल रहे हैं। एक्चुअली जो ऑफर है वो वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज नहीं किया हुआ है, बट प्रपोजल किया हुआ है। प्रपोजल को ही इंग्लिश लॉ में ऑफर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे केस में क्या देखा हमने कि ए बी को बोलता है कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ। सो दिस इज ऑफर। ए प्रपोजल दे रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है। बट ये जो 1 लाख रुपीज है जो वो कार के रिटर्न में मांग रहा है, वो क्या है? वो है कंसिडरेशन। दैट इज समथिंग इन रिटर्न विच द प्रोमिसर आस्क्स। ठीक है, अब जैसे इस केस में हमने देखा कि ए प्रपोजल देता है, बी प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्रोमिसर और बी हो जाएगा प्रोमिसी। द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज प्रोमिसर, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स और टू whom promise is made is promisee। ठीक है, सो when something is in return is given to promiser, then that return thing is known as consideration। अगर हम सेक्शन 2 डी की डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो हमने पहली चीज क्या देखी कि जो कंसिडरेशन है, जो चीज हम रिटर्न में दे रहे हैं, वो प्रोमिसर के डिजायर पे होनी चाहिए। मतलब एक ही खुद की डिजायर होनी चाहिए कि ओके मुझे 1 लाख रुपये रिटर्न में चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर की डिजायर पे होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि प्रोमिसी या कोई और इंसान उसके बिहाफ पे। ठीक है, मतलब जैसे हमारे केस में बी या बी के बिहाफ पे कोई और इंसान भी हो सकता था जो कंसिडरेशन दे सकता है। तो दूसरी चीज हमने क्या देखी कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी भी दे सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है। तो इंडिया में जो है वो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का रूल अप्लाई नहीं होता है, इंग्लिश लॉ में अप्लाई होता है। क्योंकि इंग्लिश लॉ में सिर्फ प्रोमिसी जो है सिर्फ वो ही कंसिडरेशन दे सकता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रोमिसी भी दे सकता है कंसिडरेशन, और उसके बिहाफ पे कोई और इंसान भी दे सकता है। तो दिस इज द सेकेंड इंग्रेडिएंट। थर्ड थिंग इज कि जो कंसिडरेशन है वो कुछ करने के लिए भी हो सकती है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकती है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, जो रिटर्न में चीज कर रहे हो आप कुछ कर भी सकते हो या कुछ एब्सटेन करने के लिए भी हो सकती है। जो कंसिडरेशन है ना वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी चीज में हो सकती है। जैसे वो जो 1 लाख रुपये हो सकता है बी ने उसको पहले से ए को दिया हुआ हो, या वो जिस दिन कार बेच रहा है उस दिन देगा, या फिर जो फ्यूचर में वो प्रॉमिस करता है कि ओके आई विल पे 1 लाख रुपीज इन फ्यूचर। तो तीनों ही तरह की कंसिडरेशन जो है वो वैलिड होती है, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो, या वो फ्यूचर की हो। ठीक है, सो कंसिडरेशन के हमने 3 मेन एलिमेंट्स पढ़ लिए। सबसे पहला कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। दूसरा प्रोमिसी या कोई और इंसान प्रोमिसी के बिहाफ पे दे सकता है कंसिडरेशन। तीसरा कि कंसिडरेशन जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हो सकती है, और वो जो एक्ट और एब्सटीनेंस करने के लिए हो रहा है वो एक्ट और एब्सटीनेंस कहलाएगा कंसिडरेशन प्रोमिस के लिए। ठीक है, नाउ व्हेन promise plus consideration is there, then it becomes an agreement। अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 ई में, जो कहता है कि अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस व्हेन अकम्पेन्ड विद कंसिडरेशन देन इट बिकम्स अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट के लिए क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है, तो हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें ए ने ऑफर करा, बी ने एक्सेप्ट करा, तो वो बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन थी 1 लाख रुपीज की, तो वो बन गया अग्रीमेंट। ठीक है, तो ऐसे बनता है एक अग्रीमेंट। हमने पूरी प्रोसेस देखी कि अग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें इसेंशियल है। ठीक है, proposal when accepted becomes promise, promise when promise plus consideration then it becomes agreement, when agreement is enforceable then it becomes contract। तो अभी हमने
शुरुआत में ही समझा था कि इन्फोर्सिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। इन्फोर्सिएबिलिटी का मीनिंग होता है कि आप कोर्ट में जाके रेमेडी ले सकते हो, ठीक है? तो आप कब एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल होगा, जब सेक्शन 10 के कुछ इंग्रीडिएंट्स है, कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, वो फुलफिल होगी तो हम मानेंगे कि हाँ, एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो एसेंशियल एग्रीमेंट एलिमेंट्स हैं? सेक्शन 10 बताता है कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर फ्री कंसेंट होगी दोनों पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने का, और वो जो है वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक और कंडीशन है जो वो एसेंशियल है, वो सेक्शन 10 में नहीं दी है, वो है कि देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो एक लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन भी होना दोनों पार्टीज के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज है, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट है, ये जो सारी चीज़ें ये अपने आप में काफ़ी बड़े कंसेप्ट्स हैं, तो इनको हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस करा कि मैम अगर हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एग्ज़ाम में, तो हम आपको ट्रीट देंगे, ठीक है? अगर अब आप ट्रीट नहीं देते हो, तो क्या मैं कोर्ट जा सकती हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। यहाँ पे हमारे बीच में एग्रीमेंट तो हुआ कि ओके आप हमको पढ़ाओ, हमारे अच्छे मार्क्स आएँगे तो हम आपको ट्रीट देंगे। बट हमारा इंटेंशन नहीं था कि अगर कोई ब्रीच करेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है? इसमें हम एक और एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि एक्स जो है वो अपने फ्रेंड वाई को डिनर पे इनवाइट करता है। वाई जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है इनविटेशन, बट वाई आता नहीं है, तो क्या एज एक्स जो है वो कोर्ट जा सकता है? वो नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का इंटेंशन नहीं था। यहाँ पे अग्रीमेंट तो हुआ है बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का इंटेंशन नहीं था, ठीक है? अब इसमें एक लैंडमार्क केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का, जिसमें क्या हुआ था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 30 पाउंड्स पे करूंगा हर महीने। अब बाद में हस्बैंड जो है वो मना कर देता है पे करने से, तो वाइफ कोर्ट चली जाती है इस चीज के लिए। बट कोर्ट यही कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन थी नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशन से बना ही नहीं था, इसलिए वो इन्फोर्स नहीं करवा पाई। और कोर्ट ने एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट।